हाय गाइस, इस वीडियो में हमें पढ़ना है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। ठीक है, जैसे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर के केस में था, सिमिलर सा सर्किट मिलेगा हमें। एक एसी वोल्टेज सोर्स होगी जो कि सिर्फ एक इंडक्टर एल से कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ये जो एसी सोर्स है हमें एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्रोवाइड कर रही होगी। ठीक है, तो पिछली बार की तरह हमें इंस्टेंटेनियस करंट I की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले किया था, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, किरचॉफ्स लूप रूल। ठीक है, तो मान लो आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हो, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाते हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा दोस्तों? जो हमें बैटरी प्रोवाइड करेगी पोटेंशियल वही होगा, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे पॉइंट 3 पे, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। पॉइंट 3 से पॉइंट 4 पे जाओगे तो एक इंडक्टर मिलेगा हमें। ठीक है, मान लीजिए करंट में सर्किट आई है और इंडक्टर की इंडक्टेंस एल है। तो हम पढ़ चुके हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में कि अगर एक इंडक्टर की इंडक्टेंस एल हो तो कितना पोटेंशियल क्रिएट होता है इंडक्टर के अक्रॉस। पढ़ चुके हैं ना, वो होता है माइनस एल डी आई बाय डी टी, है ना। इस पॉइंट 3 और पॉइंट 4 के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि होगा माइनस एल डी आई बाय डी टी। इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो हम वही लिख देंगे माइनस एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, और फिर लूप रूल क्या कहता है कि सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स जो होगा वो होगा आपका 0। ठीक है, अब इससे हमें क्या निकालना है? हमें फाइनली करंट निकालना है। हम क्या करेंगे, हम डी आई बाई डी टी को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू वी एम बाय एल साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये डी टी को मैं इधर ले जाऊंगा, मल्टीप्लाइड बाय डी टी। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू वी एम बाय ओमेगा एल माइनस का साइन कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अ कांस्टेंट। ठीक है, ये है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल। हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए डी को इंटीग्रेट किया और यहां पे दूसरी साइड में dt को इंटीग्रेट किया, तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रल होगा वो होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, है ना। तो ये इंटीग्रेशन तो आई होप आप कर लोगे, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो जब हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल लिया तो ये हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लो कि ये कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी इस केस में। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इतने पे ही छोड़ देना तो आप ये एग्जाम में लिख के आ सकते हो, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि समझना, तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा कंफ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन है, इसलिए अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो स्किप कर दो 2-3 मिनट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं ये सबसे पहले ये कांस्टेंट की वैल्यू 0 क्यों होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बनाओ, पोटेंशियल का ग्राफ बनाओ। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, मान लो अगर ये ओमेगा टी होता और ये पोटेंशियल होता। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है वो सिमेट्रिकल है ना 0 के अबाउट। ये 0 की लाइन है, पोटेंशियल माइनस प्लस वीएम तक मैक्सिमम जाता है, माइनस वीएम तक मिनिमम वैल्यू जाता है, और ये सिमेट्रिकल रहता है एक्स एक्सिस के अबाउट। ये जो हाफ है ये इस हाफ के कॉपी के जैसा है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, मान लो आप ये करंट आई का ग्राफ बनाते हो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देखो आपको एक कॉस ओमेगा टी का ग्राफ मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, है ना। तो देखो आपको एक कॉस ओमेगा टी का ग्राफ मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, तो कुछ ऐसा मिलेगा ग्राफ, है ना। कॉस का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। लेकिन दोस्तों
उसमें ये कांस्टेंट की वैल्यू भी एडेड होगी, ठीक है। मान लो ये कांस्टेंट की वैल्यू फॉर एग्जांपल लेट्स से 5 है, ठीक है। तो होगा क्या, जो भी आपका कॉस का ग्राफ होगा ना मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट, जो भी आपका कॉस का ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स ऊपर शिफ्टेड होगा, ठीक है। यानी कि आपकी एक्स एक्सिस कुछ ऐसी होगी और ये जो होगा ना पूरा ग्राफ, रादर देन बीइंग सिंपली मतलब सिर्फ एक कॉस का ग्राफ होने के बजाय वो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स ऊपर होगा, है ना। तो ये जो नेगेटिव पोर्शन होगा जहां होना चाहिए था अगर ये कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, वो मान लीजिए यहां होना चाहिए था, तो ये डिफरेंस जो होगा वो 5 यूनिट्स का होगा, ठीक है। समझ रहे हो, कांस्टेंट की वजह से ग्राफ जो होगा वो ऊपर या नीचे शिफ्ट कर जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू। अगर 5 यूनिट्स है तो वो 5 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर गया। तो आप देख रहे हो कि क्योंकि ये ग्राफ जो है वो 5 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर गया, ये अपनी एक्स एक्सिस से सिमेट्री खो देता है ना। अगर नॉर्मल कॉस का ग्राफ होता, अगर वो नॉर्मल कॉस का ग्राफ होता तो वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होता, ठीक है। आप पूरी वेव बनाते रहते वो सिमेट्रिकल होता एक्स एक्सिस के अबाउट, लेकिन ये जो है वो 5 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर गया है, यानी कि सिमेट्रिकल नहीं रहा। मानते हो। तो दोस्तों अब ये देखो, अगर पोटेंशियल जो है वो सिमेट्रिकल है और हमारे एसी सोर्स को डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इस डायरेक्शन में जाए वोल्टेज या इस डायरेक्शन में जाए वोल्टेज, और इंडक्टर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इंडक्टर के लिए भी कोई फर्क नहीं है। तो जब डायरेक्शन के लिए कोई फर्क नहीं है और वोल्टेज हमारी दोनों डायरेक्शन में सिमेट्रिकल है, तो आपको लगता है क्या कि करंट जो होगा वो एक डायरेक्शन में शिफ्टेड होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा करंट निकले, दूसरे पर्टिकुलर डायरेक्शन में कम करंट निकले। ऐसा नहीं हो सकता, एक्स एक्सिस से शिफ्टेड नहीं हो सकता हमारा जो करंट का ग्राफ है। तो यही जस्टिफिकेशन है हमारे कांस्टेंट को जीरो होने की, कि यार जब वोल्टेज सिमेट्रिकल है, सर्किट सिमेट्रिकल है, तो करंट भी दोनों डायरेक्शन में सिमेट्रिकल होगा, इसलिए ये कांस्टेंट जो है हमारा जीरो होगा, ठीक है। इतना समझ गए आप। तो दोस्तों हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आ जाती है I इक्वल टू माइनस वीएम बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन हमें एनालिसिस में, एसी सर्किट्स के एनालिसिस के लिए हर टर्म को साइन की टर्म्स में लिखना चाहिए, ठीक है ना, ताकि हम फेजर डायग्राम बना सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस कॉस ओमेगा टी है ना, इसको हम लिख देंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आपने चैप्टर्स में पढ़ी होगी अपने मैथ्स के, है ना। तो माइनस कॉस ओमेगा टी जो होता है वो होता है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। वही हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो देखो ये जनरल फॉर्म बन गया ना हमारी इक्वेशन का, I इक्वल टू वी एम बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यहां देखो मैं आपको फेजर्स के चैप्टर में फेज डिफरेंस के बारे में बता चुका हूं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, यानी फेज डिफरेंस तो इन दोनों के बीच में हो गया पाई बाय 2, और हमें ये पता चलता है कि ये जो है माइनस पाई बाय 2 है ना। करंट जो है वो माइनस पाई बाय 2 के डिफरेंस पे है, यानी कि करंट जो है I लैग्स V बाय पाई बाय 2, है ना। ये कह सकते हैं हम, दिख रहा है ये माइनस पाई बाय 2 था। तो इसके दो इंप्लीकेशन होंगे, ठीक है। पहला तो ये कि अगर आप फेज डायग्राम बनाते हो, ठीक है, मान लो आपका ये फेजर है पोटेंशियल का, जो वीएम लेंथ का होगा, जो पीक वोल्टेज की लेंथ होती है वो फेजर की लेंथ होती है, ठीक है ना। अगर आपका फेजर वोल्टेज का ये है, तो आप ना करंट का फेजर कुछ ऐसे बना सकते हो, ये 90 डिग्रीज ले लोगे और ये करंट का फेजर बनाओगे 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
ये करंट का फेजर बना दोगे। इससे पता चलेगा कि जो आई है वो लैग करता है पोटेंशियल को, करंट जो है वो लैग करता है पोटेंशियल को बाय एन एंगल ऑफ π/2 डिग्रीज। ठीक है, और ये जो होगा वो एंगल जो वोल्टेज बना रही होगी एक्स एक्सिस के साथ वो होगा ओमेगा टी, और जो करंट बना रहा होगा एंगल एक्स एक्सिस के साथ वो होगा ओमेगा टी माइनस π/2, और v और i के बीच में एंगल होगा π/2। ठीक है, इतना समझ गए। एक तो फेजर में डिफरेंस आ जाएगा कि करंट का फेजर वोल्टेज के फेजर को लैग करेगा। दूसरा, अगर हम एक्स एक्सिस पे दोनों प्लॉट करने निकले, ये मान लीजिए ओमेगा टी का एक्स एक्सिस है और मैं यहां पे v और i को प्लॉट करने निकला हूं। ठीक है, मान लो मेरा v का ग्राफ ये है। ठीक है, ये मेरा आ गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 2π। ये पूरी एक साइकिल हो गई है ना। तो गाइज अगर मैं यहां पे करंट का ग्राफ बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा। मान लीजिए कि ये लाल लाइन जो है वो हमें करंट का ग्राफ बता रही है। ठीक है, तो यहां पे जानने वाली बात ये है कि आप ये देखो, मान लो कि एंगल π/2 पे वोल्टेज का जो है वो पीक आया था। ठीक है, अब क्योंकि करंट जो है वो लैग करता है वोल्टेज को π/2 रेडियन से, जो करंट का पीक आएगा वो वोल्टेज की पीक वैल्यू के एंगल से π/2 रेडियंस बाद में आएगा, यानी इस π/2 प्लस π/2 पे। ठीक है, यानी कि वो आएगा कहीं पाई पे। ठीक है, वोल्टेज का जो जीरो था वो पाई पे आया था, तो करंट का जीरो जो होगा वो पाई प्लस π/2 पे आएगा, यानी कि 3π/2 पे। ठीक है, वोल्टेज का जो नेगेटिव मैक्सिमम था यानी मिनिमम वैल्यू थी वो 3π/2 पे आई थी। ठीक है, तो करंट की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 3π/2 प्लस π/2 पे आएगी, यानी कि 2π पे आएगी। ठीक है, इतना समझ रहे हो कि लैगिंग का ये मतलब होता है कि मैक्सिमम, मिनिमम और जीरो वैल्यू जो है वो उतने ही रेडियन से लैग करेंगी ग्राफ पे। ठीक है, दो इंप्लीकेशंस थे, एक तो फेजर डायग्राम में फेजर लैग करेगा, दूसरा साइन कर्व में साइन कर्व की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ग्राफ में लैग करेंगी, बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो हम इतना समझ गए। इसके बाद हमें एक और टर्म पढ़नी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है? दोस्तों ये टर्म देख रहे हो आप, Vm/ωL। ठीक है, तो ये आप रेजिस्टर वाला इक्वेशन याद करो, उसमें भी हमने कुछ ऐसा टर्म लिखी थी ना, I = Im साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना, जिसमें हमने बोला था कि ये जो Im है वो करंट की पीक वैल्यू होगी। ठीक है, तो इंडक्टर के केस में भी हम ऐसी ही एक पीक वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जो कि हम बोलते हैं Vm/ωL = Im, है ना। इस केस में भी हम इसको Im बुलाएंगे, जो कि करंट की इस सर्किट में पीक वैल्यू होगी, उसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला होगा Vm/ωL। ठीक है, तो यहां पे हम ये चीज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, I = Im साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, ये तो सिंपल है, हमने बस ये सब्स्टिट्यूशन किया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो टर्म है ओमेगा एल वो एकदम रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है फॉर्मूले में। पिछले वीडियो में, रेजिस्टेंस वाले वीडियो में, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर वाले वीडियो में Vm/R था, यहां पे Vm/ωL है।
ठीक है। तो ओमेगा एल कुछ रेजिस्टेंस जैसी टर्म है, लेकिन वो इंडक्टर के लिए होती है। इसी चीज को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसका काम भी एकदम रेजिस्टेंस की तरह होता है, सर्किट में करंट को लिमिट करने का। ठीक है, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है उतना ज्यादा कम करंट होता है, वैसे ही जितनी ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी उतना ही कम करंट होगा। ठीक है, इतना समझ गए। और इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड करती है ना कि सिर्फ इंडक्टेंस पे, बल्कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे भी। तो ये आपको याद रखनी है, ये टर्म है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम एक और सिंबल XL से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको XL भी लिखते हैं। ओमेगा L इज इक्वल टू XL इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं पावर पे। सबसे पहले तो ये देखो, एवरेज करंट 0 होगा, है ना, क्योंकि ये साइन ग्राफ है। मैं आपको रेजिस्टेंस के वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि एवरेज साइन का जो एक ओवर 1 साइकिल 0 होता है। ठीक है, वैसे ही एवरेज वोल्टेज भी 0 होगी, क्योंकि साइन का ग्राफ है। ठीक है, हमें एवरेज पावर निकालनी है, यानी कि पावर कंज्यूम्ड इन 1 साइकिल। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? V टाइम्स I होता है ना। ये होगी आपकी इंस्टेंटेनियस पावर, कि एक इंस्टेंट में कितनी हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है किसी इस सर्किट से, है ना। तो हम लोग फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे, Vm साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय Im कॉस ओमेगा टी। चलो साइन से शुरू करता हूं, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, इतना। तो दोस्तों, इसमें मैं सब्स्टिट्यूशन करूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, P इज इक्वल टू Vm Im साइन ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, इस चीज को मैं माइनस कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूं, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, माइनस को बाहर ले आओ और हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया कॉस 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा का फॉर्मूला, है ना। ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमें इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज का सिंबल लगा देंगे। Vm Im बाय 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। हमें चाहिए एवरेज वैल्यू साइन 2 ओमेगा टी की। अब ये साइन फंक्शन है, ओवर 1 साइकिल, तो एवरेज वैल्यू इसकी 0 होगी, यानी कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, यानी कि हमारी जो एवरेज पावर आएगी वो आएगी 0, है ना। यानी कि हमारा जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है, ठीक है, उसमें कोई पावर कंज्यूम नहीं होती है एक साइकिल में। ठीक है, इतना समझ गए गाइस। अभी हमने पढ़ा कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो पावर कंज्यूम्ड इन 1 साइकिल होती है वो 0 होती है, यानी कि कोई भी हीट एनर्जी डिसिपेट नहीं कर रहा है सर्किट एक साइकिल में। ठीक है, अब हमें पढ़ना है मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ एन इंडक्टर। इसका मतलब क्या कि मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस में एक इंडक्टर के थ्रू करंट बढ़ने लगेगा, उसमें एनर्जी स्टोर होने लगेगी। ठीक है, और डीमैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस में इंडक्टर के थ्रू करंट कम होने लगेगा और उसकी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो सर्किट को और फाइनली एसी वोल्टेज सोर्स को वापस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो इसी से मैग्नेटाइजेशन से पहले इंडक्टर चार्ज हो जाता है, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, और डीमैग्नेटाइजेशन से उसकी एनर्जी कम होने लगती है, और इसी वजह से एनर्जी लेने और एनर्जी देने की साइकिल में हमारा जो पावर कंजम्पशन एक
साइकिल में प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए 0 रहता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हमने वही सेम एसी सोर्स लिया है जो Vm sin ओमेगा टी हमें प्रोवाइड करेगा वोल्टेज, और करंट की वैल्यू आ जाएगी I इक्वल टू Im sin ओमेगा टी माइनस π/2। इतना तो अभी हमने डिस्कस किया है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये ग्राफ्स देखो आप, मैंने ब्लैक कलर में आपके लिए पोटेंशियल की पूरी एक साइकिल बनाई है और रेड कलर में करंट की पूरी एक साइकिल आपके लिए ग्राफ में ड्रॉ की है। ठीक है, इनको मैंने 4 रीजन्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4। हर रीजन एक क्वार्टर साइकिल आपको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी कि रेडियंस के हिसाब से देखें तो π/2 रेडियंस की का एक रीजन होगा। ठीक है, ये याद रखना कि जो मैंने पोटेंशियल का ग्राफ है वो ऐसे पॉइंट से शुरू किया है जहां पे पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, यूजुअली जब हम Vm sin ओमेगा टी का ग्राफ बनाएंगे तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट 0 से करेंगे क्योंकि साइन का ग्राफ वैसा जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे हमने कहीं इस पॉइंट से स्टार्ट किया है। ठीक है, ताकि हम पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम से स्टार्ट कर पाए। ठीक है, लेकिन हमने बनाया पूरा एक साइकिल है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि 2π रेडियंस की साइकिल बनाई है, साइकिल में हमने कोई डिफरेंस नहीं लिया है। एक तो डिफरेंस आप ये समझ लेना। दूसरा, ऐसी चीज करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम जो ये एनालिसिस करते हैं वो स्टेडी स्टेट के लिए करते हैं। ठीक है, स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि करंट और वोल्टेज की जो फॉर्म है, जो फंक्शंस हैं, वो अपने आप को सर्किट में स्टेबलाइज कर चुके हैं। ये सर्किट है कुछ टाइम से ऑन है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि जस्ट अभी खोला है, क्योंकि जस्ट खोलने में ना सर्किट को, मतलब जस्ट सर्किट को स्टार्ट करने में जो करंट है और वोल्टेज है अपने आप को स्टेबलाइज नहीं करते। ज्यादा डीप में नहीं जाते, बस ये बात याद रखो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये करने से कि ग्राफ हमने अलग पोजीशन से स्टार्ट किया हो। बस हमें पूरी साइकिल बनानी थी 1 2 3 4। ठीक है, तो आओ इनकी एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों पहले रीजन को ऑब्जर्व करते हैं, रीजन नंबर 1। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, यहां पे सबसे पहले तो हमारा जो पोटेंशियल की वैल्यू थी एकदम स्टार्टिंग में साइकिल के, वो थी मैक्सिमम। यानी कि अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो एसी वोल्टेज सोर्स हमें कुछ इस पोलैरिटी की वोल्टेज प्रोवाइड कर रही थी। इनिशियली मैक्सिमम थी और जैसे जैसे साइकिल आगे बढ़ती जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप करती जाएगी, फाइनली साइकिल के एंड पे 0 पहुंचेगी। ठीक है, लेकिन इस क्वार्टर साइकिल में रीजन 1 में हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और करंट को ऑब्जर्व करें तो करंट जो है वो पोटेंशियल को π/2 रेडियंस से लैग करता है। ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पे करंट की वैल्यू जो होगी वो उस टाइम पे 0 होगी। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे साइकिल आगे बढ़ती जाएगी करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी और फाइनली साइकिल क्वार्टर साइकिल के एंड में वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, पर ऑब्जर्व करो कि करंट की भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, यानी करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है और इस क्वार्टर साइकिल में उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन देखते हैं। पावर क्या होती है, पावर होती है पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय करंट, है ना। तो दोस्तों पोटेंशियल की वैल्यू भी पॉजिटिव है और करंट की वैल्यू भी पॉजिटिव है, यानी कि पावर जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि पावर जो है वो इस क्वार्टर साइकिल में पॉजिटिव है। अब ये तो हमने मैथ्स कर ली, इसका मतलब क्या हुआ पावर पॉजिटिव होने का। पावर पॉजिटिव होने का ये मतलब हुआ कि ये जो इंडक्टर है ना वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, इंडक्टर अब्सॉर्ब्स एनर्जी। ठीक है, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हमारा जो एसी वोल्टेज सोर्स है वो एनर्जी सप्लाई करेगा, इंडक्टर जो है वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। अब देखते हैं ये कैसे हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो ये नोटिस करो कि जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये हमारा इंडक्टर जो है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज लॉ पढ़ा था, है ना, वो क्या कहता है, चेंज इन करंट को अपोज करने के लिए एक ईएमएफ क्रिएट होती है।
ठीक है ना। तो इसके थ्रू, जब इस इंडक्टर के थ्रू करंट बढ़ने लगेगा तो उस बढ़ते हुए करंट की वजह से फ्लक्स भी बढ़ने लगेगा, और फ्लक्स बढ़ने लगेगा तो उस बढ़ते हुए फ्लक्स के ऑपोजिशन में एक ईएमएफ इस इंडक्टर में क्रिएट हो जाएगी, है ना। वो ईएमएफ किस डायरेक्शन में होगी दोस्तों? वो ऐसे डायरेक्शन में होगी कि इस बढ़ते हुए करंट का ऑपोजिशन हो, ठीक है। वो कुछ इस पोलैरिटी की ईएमएफ इंडक्टर में क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इस पोलैरिटी की ईएमएफ क्रिएट तो हो जाएगी लेकिन करंट तो बढ़ रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा इस ईएमएफ के अगेंस्ट एक वर्क हो रहा है ना, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ है और करंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इस ईएमएफ के अगेंस्ट करंट बढ़ रहा है। ये जो एक्सटर्नल सोर्स है हमारी बैटरी, वो एनर्जी सप्लाई कर रही है, वर्क अगेंस्ट कर रही है इस ईएमएफ के, और करंट बढ़ा रही है। तो ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स अगेंस्ट द ईएमएफ है वो एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? वो हाफ LI स्क्वायर होती है ना एक इंडक्टर में। तो आप देख सकते हो कि ये जो I है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमारी जो हाफ LI स्क्वायर है वो बढ़ती जाएगी। इस इंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी इस साइकिल में, ठीक है। और इसी का मतलब है कि ये जो पावर है वो पॉजिटिव है। पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है ना। तो इतने टाइम में हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ गई है इंडक्टर के अंदर, यानी कि इंडक्टर अब्सॉर्ब्स द एनर्जी, ठीक है। साइकिल 1 में तो ये हुआ। गाइज अब हम चलते हैं रीजन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। रीजन 2 में देखो क्या होगा। पहले रीजन 1 से मैक्सिमम में शुरू हुआ था, लेकिन रीजन 2 के स्टार्ट में पोटेंशियल जो है वो 0 हो चुका है, ठीक है। यानी कि ये जो बैटरी है रीजन 2 के स्टार्टिंग में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आगे, पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होने लगेगा, है ना। और रीजन 2 के एंड आते आते नेगेटिव मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो बैटरी है वो ऐसी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है जिसकी पोलैरिटी अब रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है और नेगेटिव जो है पोटेंशियल का वो इस डायरेक्शन में आ चुका है, ठीक है। लेकिन करंट देखो, करंट का क्या है? करंट रीजन 2 के स्टार्टिंग में मैक्सिमम में था और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कम हो रहा है, ठीक है। रीजन 2 के एंड तक 0 पे पहुंचेगा, लेकिन पूरे रीजन 2 में वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। रीजन 2 के स्टार्टिंग में करंट जो था वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू में था इस डायरेक्शन में, लेकिन रीजन 2 के खत्म होते होते वो मैग्नीट्यूड में कम हो जाएगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा पूरे रीजन 2 में, ठीक है। तो हम एक चीज ये लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I। पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है, करंट जो है वो पॉजिटिव है, पावर जो है वो लेस देन 0 है, यानी पावर जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इंडक्टर जो है अब एनर्जी रिलीज कर रहा है और हमारी जो ये AC वोल्टेज सोर्स है वो चार्ज हो रही है, ठीक है। इसको पहले समझते हैं थोड़ा ध्यान लगा के। दोस्तों ये बताओ कि जब ये पोटेंशियल नेगेटिव हो गया तो करंट जो है वो खुद क्यों नहीं नेगेटिव हुआ? आफ्टर ऑल आप जहां पोटेंशियल लगाते हो जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में तो करंट जाता है ना। मतलब जैसे ही करंट नेगेटिव, जैसे ही पोटेंशियल नेगेटिव हुआ, करंट क्यों नेगेटिव नहीं हो गया? दोस्तों इसका आंसर ये है कि इकलौता ये पोटेंशियल नहीं लग रहा है इस सर्किट में, ठीक है। ये हमें ध्यान देना होगा। ये सिर्फ बैटरी का बैटरी जो अपना पोटेंशियल सप्लाई कर रही है ना वो है, ठीक है। होगा क्या, ये करंट इसलिए नेगेटिव नहीं हुआ है क्योंकि ये इंडक्टर अब कुछ ईएमएफ प्रोवाइड करेगा सर्किट में, जिसकी वजह से ये करंट जो है वो पॉजिटिव बना रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। आपका पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव हुआ बैटरी के थ्रू, ठीक है। करंट आपका इस पॉइंट पे मैक्सिमम पे था। जैसे ही ये पोटेंशियल
की पोलैरिटी रिवर्स हुई और बैटरी ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल प्रोवाइड करने लगी, तो करंट अपने आप को कम करना चाहेगा मैक्सिमम वैल्यू से। ठीक है, जब करंट अपने आप को कम करेगा मैक्सिमम वैल्यू से, तो इस इंडक्टर के थ्रू भी करंट जो है वो कम होगा, है ना। जब इस इंडक्टर के थ्रू जो करंट है वो कम होने लगेगा, फ्लक्स थ्रू दिस इंडक्टर कम होने लगेगा। अब जब फ्लक्स थ्रू दिस इंडक्टर कम होने लगेगा, लेंज लॉ हमें बताता है कि एक ईएमएफ जनरेट होगी जो इस कम होते हुए फ्लक्स को अपोज करेगी। ठीक है, तो हमारी जो ईएमएफ इस इंडक्टर में क्रिएट होगी वो कुछ इस पोलैरिटी की होगी जो इस कम होते हुए करंट का ऑपोजिशन करे। ठीक है, इतना समझते हो। हमारी इंडक्टर की पोलैरिटी कुछ ऐसी डेवलप होगी। ठीक है, और इसी वजह से ये करंट ना कुछ देर के लिए पॉजिटिव रहता है इस पोलैरिटी वाले ईएमएफ की वजह से। ठीक है, ईएमएफ जो है वो इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव दे रहा है और इस डायरेक्शन में नेगेटिव दे रहा है, जिसकी वजह से करंट जो है वो कुछ देर तक, जब तक इस इंडक्टर में जो एनर्जी है वो खत्म नहीं हो जाती, उस देर तक, उस टाइम तक पॉजिटिव रहता है। वो इसीलिए है क्योंकि ये इंडक्टर जो है वो कुछ एनर्जी सर्किट को वापस सप्लाई कर रहा है, यानी कि एक तरीके से सर्किट में एनर्जी सप्लाई करके इस एसी वोल्टेज सोर्स को दोबारा चार्ज कर रहा है। ठीक है, इतना समझ रहे हो आप? हो क्या रहा है, एक और तरीके से समझते हैं, फिर मैथ्स तो आसानी होती है। मान लो ये आपका स्लोप है कोई, ठीक है, ये हाई था एरिया, ये लो था। ठीक है, तो अगर आपकी कोई गाड़ी हो, ठीक है, अगर इसमें हम इंजन बंद कर दें तो ये नीचे जाएगी, है ना। लेकिन अगर इसमें कोई इंजन लगा हो, इंजन में हम पेट्रोल के थ्रू एनर्जी भी सप्लाई कर रहे हो, तो ये गाड़ी ऊपर जाती है ना। लेकिन इस प्रोसेस में इस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, यानी इस गाड़ी की एनर्जी खत्म हो जाती है ना। लेकिन जब गाड़ी ऊपर पहुंच जाती है तो एक पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, हाइट पे जाएगी। तो वही यहां पे भी हो रहा है। हो क्या रहा है कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है वो एक हाई पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है इस साइड पे और एक लो पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है इस साइड पे। ठीक है, हमारा जो करंट है वो उल्टे डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, लो रीजन से हाई पोटेंशियल के रीजन में जाने की कोशिश कर रहा है, लो पोटेंशियल के रीजन से हाई पोटेंशियल के रीजन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे इस गाड़ी को एक इंजन और उसमें पेट्रोल के थ्रू एनर्जी यूज हुई, वैसे ही इस सर्किट का इंजन मान सकते हो आप ये इंडक्टर, जो अपनी एनर्जी कंज्यूम करके इस करंट को पॉजिटिव रख रहा है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जैसे इस गाड़ी का इंजन इसको मदद करता है ऊपर जाने में, वैसे ही इस सर्किट का इंजन यानी कि ये इंडक्टर इस करंट को पॉजिटिव रखने में, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के रीजन में जाने में मदद करता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो गए हो तो ये गाड़ी वाला एग्जांपल भूल जाना, नहीं तो बस ये याद रखना कि इंडक्टर अभी इस केस में एनर्जी रिलीज करके इस बैटरी को दोबारा चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, आपका इंडक्टर में एनर्जी जो होती है वो हाफ Li² होती है। करंट आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा तो आपकी हाफ Li² भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, इस इंडक्टर की एनर्जी जो है धीरे धीरे कम होने लगेगी और वो अपना जो करंट है वो मेंटेन करने में और कमजोर होता जाएगा। ठीक है, और ये अपनी जो सारी एनर्जी है धीरे धीरे करके इस बैटरी को दोबारा प्रोवाइड कर देगा। रीजन 2 में ये हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं रीजन 3 में क्या हो रहा है। दोस्तों, रीजन 3 जो है वो रीजन 1 की एकदम कार्बन कॉपी है। ठीक है, हो क्या रहा है, देखो, रीजन 1 में पोटेंशियल मैक्सिमम पे था, यहां पे भी पोटेंशियल मैक्सिमम पे है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। रीजन 1 में करंट जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, रीजन 3 में भी करंट जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन अब जाएगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम की तरफ। ठीक है, सेम सिनारियो है, बस डायरेक्शन रिवर्स्ड है। यहां क्या होगा, पोटेंशियल नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव है, तो हमारा पावर जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, यानी पावर कंज्यूम जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इंडक्टर जो है वो रीजन 3 में चार्ज होगा। ठीक है, और हाफ Li² जो है आपका वो इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि करंट आपका इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है,
रीजन 3 में बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करेगी और इंडक्टर को चार्ज करेगी। ठीक है, अब रीजन 4 में क्या होगा? रीजन 4 है रीजन 2 की कार्बन कॉपी। रीजन 2 में देखो पोटेंशियल 0 से स्टार्ट होके नेगेटिव मैक्सिमम तक गया था। रीजन 4 में पोटेंशियल 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव मैक्सिमम तक जाएगा। रीजन 2 में करंट मैक्सिमम से स्टार्ट होके 0 गया था। रीजन 4 में नेगेटिव मैक्सिमम से 0 पे जाएगा। ठीक है, रीजन 2 की कार्बन कॉपी है रीजन 4। यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, करंट नेगेटिव रहेगा, पावर जो है वो लेस देन 0 रहेगी, यानी इंडक्टर जो है अपनी पावर रिलीज करेगा और बैटरी को दोबारा चार्ज करेगा। ठीक है, इंडक्टर रिलीजेस एनर्जी half Li square decreases as current decreases, battery gets charged through the inductor। ठीक है, इतना समझ रहे हो? अब आप देख रहे हो चारों प्रोसेस में क्या हुआ। यहाँ पे इंडक्टर चार्ज हुआ रीजन 1 में, रीजन 2 में इंडक्टर डिस्चार्ज हुआ, रीजन 3 में फिर चार्ज हुआ, रीजन 4 में फिर डिस्चार्ज हुआ। चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज, उसकी वजह से हमारा इंडक्टर ने कभी कोई एनर्जी कंज्यूम करी ही नहीं। उसने जो एनर्जी बैटरी से ली वो बैटरी को वापस सप्लाई कर दी। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए हो तो आप समझ जाओगे कि पावर कंज्यूम हमारे एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में 0 हो जाती है। ठीक है।